तो देखो कि पूर्वी जो मैदान है ये अरावली के पूर्व में स्थित है, इसीलिए इसका नाम पूर्वी मैदान रखा गया है। हाँ, कि ये जो पूरा अपन ईस्टर्न प्लेन अपन लिखते हैं कि पूर्वी मैदानी जो भाग है यही इसके नाम से इसको जाना। कि पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र आ रहा है यही इसके बारे में अपन अरावली है पक्का। तो इस अरावली का जो पूर्वी भाग है यही इसी में अपन देखेंगे कि पूर्वी मैदान हो गया, जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। अब कौन कौन, जैसे ये कि नदी है चंबल, कौन सी नदी हो गई? चंबल। और फिर चंबल ही सहायक नदी आती है, वो कौन सी आती है? बनास। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सी होगी? माही। और ये किसमें जाकर के मिलती है? यमुना। यमुना किसमें मिल जाती है? गंगा। इस पूरे भाग को पूर्वी मैदान कहेंगे। इसका मतलब ये भारत के पूर्वी मैदान का ही भाग है। भारत का जो विशाल उपजाऊ मैदान आता है इसी का भाग अपन मानते कि यार अरावली के पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा जमा की गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। एल्यूवियल सोइल जिसको अपन कह सकते हैं, जलोढ़ मृदा है, इससे इसका निर्माण। तो कई बार पूछा कि भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, तो भारत के विशाल उपजाऊ मैदान है उसी का भाग आता है। अब इसमें अरावली के पूर्व में इसका निर्माण है यही चतुर्थ कल्प, यही क्वार्टनरी पीरियड अपन कह सकते हैं। कौन से पीरियड में हुआ है? और क्वार्टनरी पीरियड में नदियों के द्वारा लाई गई कौन सी मृदा से हुआ है? जलोढ़। हाँ, जिसको हम एल्यूवियल जो सोइल है यही इसके नाम से हम जानते हैं। तो एल्यूवियल जो सोइल आती है यही उसी से इसका निर्माण हुआ है। हाँ, इस क्षेत्र में गंगा यमुना की सहायक नदियां, इनको यही जो चंबल बनास है उनको गंगा यमुना की सहायक नदियां कहा जाता है, उन्हीं से इसका निर्माण हुआ है। तो ये कि उपजाऊ प्रदेश हम कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रदेश हम कह सकते हैं, ये पूर्वी मैदानी जो भाग आता है इसमें। तो इसकी उत्पत्ति है यानी जो क्वार्टनरी पीरियड आता है उसमें कौन सी मृदा से हुई है? जलोढ़। तो पहले आप पूर्वी मैदान लिख करके लिखिए। पूर्वी मैदान। लिखो, यह है अरावली के पूर्व में स्थित है। अरावली के पूर्व में स्थित है। इसकी उत्पत्ति क्वार्टनरी पीरियड में, यानी चतुर्थ कल्प जिसको अपन कह सकते, क्वार्टनरी पीरियड में
नदियों के द्वारा जमा की गई, जमा निक्षेप जिसको डिपोजिशन कहते हैं, नदियों के द्वारा जमा की गई नदियों के द्वारा जमा की गई जलोढ़ मृदा से हुई। जलोढ़ मृदा से हुई है। यह एक उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मैदान है। अब जैसे उपजाऊ मैदानी से, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, पर जनसंख्या नहीं, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व। तो लिखो इस भौतिक प्रदेश में, इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसमें गंगा यमुना की सहायक नदियां आती है, उनके द्वारा कौन सी मृदा का जमाव किया गया है? जलोढ़। ये लिख लिया अपन ने, गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा। लिखा या नहीं? नहीं लिखा? सही में? तो गंगा यमुना की सहायक नदियां कौन सी हो गई? चंबल और बना। माई नहीं है, लेकिन माई बेसिन आता है इसी क्षेत्र में। तो लिखो इस क्षेत्र में गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा, गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा का जमाव किया गया है। गंगा यमुना की सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा का जमाव किया गया है। कि कौन सी गंगा यमुना की जो सहायक नदियां हैं, इसके द्वारा कौन सी मृदा का जमाव किया गया है? जलोढ़। अब इसको जैसे 3 भागों में हम विभाजित करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका जैसे क्षेत्रफल लगभग 23%, राज्य का 23.3% अपन लिख सकते हैं। जनसंख्या राज्य के लगभग कितने प्रतिशत हो गए? 40। हाँ, 39.8, लगभग 40% अपन लिख सकते हैं। और मिट्टी, एल्यूवियल सोइल आती है, जलोढ़ दोमट मृदा है। वर्षा 50 से कितने सेंटीमीटर होती है? 80 से। और जलवायु, राजस्थान के संदर्भ में अपन लिख सकते हैं आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हाँ, और जलोढ़ मिट्टी में सब तरह की फसलें होती है, सब तरह की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए सभी प्रकार की मृदा यही इसमें पाए। तो बताओ क्षेत्रफल कितना? जनसंख्या, अब देखो क्षेत्रफल 23.3% है, जनसंख्या इससे, मतलब क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या इससे ठीक डबल है। ठीक क्या होगी? डबल। इसलिए यह कह सकते हैं यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिकी प्रदेश। बाकी तो 40% अपने थार के, लेकिन वहां एरिया 60% है।
आप देखो हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर आता है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 595। कितना आता है? 500। अब तो 700 हो गया, 2011 की बता रहा हूं, 595। ऐसे ही भरतपुर आता है 503। दौसा देख लिए, अलवर देख लिए, सब पूर्वी राजस्थान में आते हैं, इसलिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो भाग आता है ये पूर्वी भाग। ये चारों लाइनें लिख ली तुमने? लिख ली? हाँ, तो अब यहां इसको हम 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करेंगे। 3 भाग है, यानी उसमें हम डिवाइड करेंगे। ये बना लिया, ये पहले ये बनाएगा। इसमें माई बेसिन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि माई बेसिन कौन से भौतिक प्रदेश में आता है। तो बताओ माई बेसिन कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? हाँ, ये लिख लिया? तो इस भौतिक प्रदेश को हमें 3 भागों में ही विभाजित करेंगे। एक नहीं, कितने भागों में? 3। तो एक लाइन लिखो, इस भौतिक प्रदेश को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इस भौतिक प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीन नाम इसके अपन लिखते हैं कि कौन कौन से आता है। ईस्टर्न प्लेन जो पूर्वी मैदान आता है, अब इसके 3 जो भाग हैं, नंबर 1 संबल बेसिन है, दूसरा बनास बेसिन, तीसरा माही बेसिन। हाँ, तीनों के तीनों भाग किस में आते हैं? तो तीनों ही हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही भाग पूरे मैदान में आते हैं।
तीनों को पूर्व में ईस्टर्न प्लेन है या इसमें शामिल किया गया। अब चंबल बेसिन जो चंबल नदी द्वारा सिंचित एरिया आता है यह उसको शामिल करेंगे। बनास बेसिन, इसमें बनास और बनास की सहायक नदियां आती है, उनके द्वारा जो सिंचित क्षेत्र आता है यह उसको शामिल किया जाए। और माही बेसिन जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र आता है यही वो कौन से बेसिन में आ जाएगा? माही। कुल मिलाकर के इसको हम 3 भाग हैं यही इसमें विभाजित किया। सबसे पहला बनास बेसिन। तो बनास बेसिन इसी में यही बीहड़ जो चंबल बेसिन है इसी में सबसे पहले हम कौन सी भूमि का निर्माण करते हैं? बीहड़, जिसको डांग प्रदेश के नाम से भी जाना आता है। और दूसरे शब्दों में जिसको हम कौन सी इस्तेलाह करती कह देते हैं? उत्खात इस्तेलाह करती। बैडलैंड टोपोग्राफी उत्खात इस्तेलाह करती है, जिसको बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है, वो चंबल बेसिन है, यानी इसी में आएगा। दूसरा बनास बेसिन, इसमें 2 चीजें आती है। एक तो मेवाड़ का मैदान, जो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है इसको मेवाड़ का मैदान, और दूसरा इसमें एक आएगा मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा टोंक में आता है, लेकिन मालपुरा टोंक नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे मालपुरा करौली का मैदान। और माही बेसिन, जिसको 56 का मैदान भी कह दिया आता है, हाँ, इसी को हम कौन सा बेसिन कह देते हैं? 56 का मैदान। 56 बेसिन भी इसको कह दिया आता है। इसी में बागड़ कांठल का जो क्षेत्र आएगा, इसी में बागड़, वागड़ी भाषा वाला वागड़ भी आएगा, कांठल भी आएगा। और मेवल भी आएगा। ये सब जो क्षेत्र आते हैं वो माही बेसिन का जो क्षेत्र आता है यही इसी में है। तो कुल मिलाकर के इस भौतिक प्रदेश है इसको हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। नंबर 1 कौन सा जाएगा? चंबल बेसिन। जो चंबल के द्वारा सिंचित क्षेत्र, चाहे वो बीहड़ भूमि का ही क्षेत्र क्यों नहीं हो। और इसके बाद दूसरा कौन सा है? बनास बे, जिसमें मेवाड़ का मैदान और कौन सा मैदान आएगा? मालपुरा करौली। और माई बेसिन है जिसमें मुख्य रूप से कौन सा है? 56। इसी में वागड़ भी आएगा, कांठल भी आएगा, और कौन सा आएगा? ऐसे 3 भागों में हम किसको शामिल करेंगे? पूर्वी मैदान। तो पहले आप ये फ्लो चार्ट बनाइएगा। अरे वो तुम्हारी चौनडी के चक्कर में दूसरी क्लासों में पंगा हो गया ना। वो दूसरों ने कहा हमारा कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी होता है। अब इसलिए आज के बाद में ऐसी कोई जिद नहीं चलेगी। चलेगी जबरदस्ती, ऐसे थोड़ी होता है। वो दूसरों ने कहा कोई वो एप्लीकेशन लिख के दे गया कि हमारे कोर्स नहीं हुआ। तो मैं जाकर पूछा क्या नहीं हुआ? कि हमारी तो वो चौनडी ओढ़ के दिखाई नहीं। तो ये कोई कोर्स थोड़ी होता है?
जयपुर? ये मेरे से ट्रेवलिंग नहीं होती है। अरे तो मैं फिर वो उस समय जाता हूं तो मैं अकेला जाता हूं, मेरे हिसाब से जाता हूं ना, मेरे साथ मेरे दवाई पानी सारी चीजें होती है वही था ना। हाँ, और जैसलमेर पहुंचता हूं 2-3 दिन से पहुंचता हूं इधर ना। है वो एजुकेशनल टूर था, वो जैसलमेर एजुकेशनल टूर नहीं होता, इंजोर टूर होता है ना। है लिख लिया तुमने? हाँ। अब तीनों जो भाग हैं ये इन तीनों की अपन ने बात, तो इसी में जैसे चंबल के द्वारा निर्मित क्षेत्र, जैसे चूलिया जलप्रपात आता है, चूलिया जलप्रपात ये झरना, ये बीएड भूमि उत्खात इस्तला करती आती है, हैंगिंग ब्रिज वगैरह ये सारी चीजें आएगी। यहां ये पूर्वी जो ईस्टर्न प्लेन का भाग हम लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना, जो हल्का ग्रीन कलर आता है वही, जिसमें देखो कौन सा बेसिन है, चंबल बेसिन, और कौन सा बेसिन हो गया, बना, और कौन सा आता है, माई। तीनों गहरा कलर को छोड़ दीजिए, जो हल्का कलर आता है यानी उसको कौन से मैदान में शामिल किया गया, पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र आता है यही इसमें शामिल किया गया, ईस्टर्न प्लेन है यही इसके नाम से इसको जानना आता है। हाँ, तो और इसके बाद अगला जो भाग आएगा यही उसको हम दक्षिणी पूरी पठारी जो भाग है यानी इसके रूप में, तो पहला चंबल बेसिन, मतलब इसमें चंबल और चंबल की सहायक नदियों का क्षेत्र आएगा। तो अगला जो टॉपिक अपन पूरा चंबल पढ़ेंगे उसमें आएगा। फिर कौन सा आएगा, बनास, जिसमें मेवाड़ का मैदान भी आएगा, और कौन सा मैदान आएगा, मालपुरा करो, ये बनास के साथ में। और माई बेसिन है, इसमें हम क्या लिखेंगे, छप्पने, जिसमें बागड़ भी पढ़ेंगे, कांठल भी पढ़ेंगे, और कौन सा पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसलिए यहां केवल इस फ्लो चार्ट तक ही सीमित रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये सारी नदियां हैं, उसमें पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी 2-2 लाइनें लिखने में कोई मतलब इनका है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? अगला जस्ट टॉपिक अपना नदियां आएगी, उसी में आएंगे। ये पूरी मैदान ही उसके द्वारा निर्मित है। इंपॉर्टेंट बात इसका ध्यान रखना है आपको, ये गलत होता है। माई बेसिन कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? ऑप्शन में आपके मरुस्थल भी लिखा होगा, हाड़ौती का पठार भी लिखा होगा, अरावली भी होगा, और पूर्वी मैदान। बोलो कौन से में है? पूरी। अभी तुम पूर्वी मैदान कर रहे हो, फिर या तो हाड़ौती कर दोगे, नहीं अरावली कर दोगे, गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। दूसरा, मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? बना। जब बनास नदी पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा अपने को मालपुरा करौली का मैदान किस तरफ है ना। तो वो ये इसका वर्णन नहीं कर रहे हैं अपन, है ना, वर्णन आगे नदियों में पूरा आएगा इनका उस समय। अब जो चौथा भौतिक प्रदेश है, बताओ चौथा भौतिक प्रदेश कौन सा आता है? हाड़ौती का पठार नहीं लिखेंगे, ये देखिए यहां 2 हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार लिखेंगे। पहले इसका नाम क्या लिखा जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके बाद में इसके 2 भाग अपन करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग आता है, ये प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार हो गया? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। हाँ, जैसे ये हमारा भारत है और इसमें ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग आ रहा है।
इसमें ये यहां पर हमने लिखा था कि एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या हो गया, अरावली। ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, ध्यान रखना। कि प्रायद्वीपीय भारत है, इसी का हिस्सा इसको माना गया है। हाँ, प्रायद्वीपीय जिसका अपन देखें कि ये मध्यवर्ती भूमि आती और ये दक्कन ट्रेप आता है, दक्कन का जो पठारी भाग आता है, इसको अपन बोल सकते हैं। इधर भी एक भाग है, वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग आता है। कि कौन कौन सा जो भाग इसमें प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग आता है, यही इसमें शामिल किया। छोटा नागपुर के पठार का तुमने जो नाम सुना है, वो भी इसी का भाग। इसी प्रकार से ये भी इसी का भाग हो गया, ये भी इसी का भाग। पेनिनसुला प्लेट्यू अपन कहते हैं, इसमें ये भाग है मध्यवर्ती उच्च भूमि होगी, और ये है दक्कन का पठार। और इसको हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी। मेघालय का नाम सुना है? वहां शिलोंग का पठार, उत्तरी पूर्वी पठार, या मेघालय का पठार, या शिलोंग का पठार कह सकते हैं। ये सब के सब भाग आते हैं, वो किसके हैं? तो आपको ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार। तो बताइएगा, यहां पर हमारे हाड़ौती का पठार है, इसी को हम बोल देते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार, जो विंध्याचल के उत्तर के अंदर आता है, मालवा के पठार के उत्तर है, यही इसमें। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का, अब जैसे कई बार क्वेश्चन अपने को ये दे दिया आता है, प्रायद्वीपीय पठार जिस यहां पर जिसको हम मेघालय का पठार कह सकते हैं, मेघालय या शिलोंग का पठार कह सकते हैं। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि है गए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस पीरियड में, कौन से पीरियड में? क्रिटेशियस पीरियड में दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से हुई है। फिशर इरूपेशन जिसको अपन कह सकते हैं, सेंट्रल इरूपेशन नहीं होता है, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट लावा से हुई है। कौन से लावा से हुई है? बेसाल्ट। बेसाल्ट लावा से किसकी उत्पत्ति हुई है? दक्षिणी पूर्वी। कौन से पीरियड में हुई? कौन से ज्वालामुखी से होती है? दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार वाला जो ज्वालामुखी आता है, इससे। अब जैसे ज्वालामुखी भी दो तरीके, ज्वालामुखी उद्गार आपको बताना पड़ेगा पहले। ज्वालामुखी उद्गार दो कौन कौन सा होता है? तो उसमें आपको एक होता है केंद्रीय उद्गार, जिसको सेंट्रल इरूपेशन के नाम से जाना आता है। केंद्रीय उद्गार, सेंट्रल इरूपेशन। और एक होता है दरारी उद्गार। हमारी मिट्टी वगैरह इन्हीं से बनेगी। सेंट्रल इरूपेशन में क्या होता है कि जैसे भूगर्भ होता है और उसमें ये मैग्मा चेंबर है, और इस प्रकार से लावा बाहर निकलता है। एक नलिका के रूप में लावा बाहर आ रहा है, केंद्रीय नलिका अपन कह सकते हैं। यही इससे यहां पर मैग्मा है।
और इसी मेग्मा से लावा पूरा का पूरा कहां आता है, यानी एक नली केंद्रीय विस्फोट के साथ में एक नलिका है, यानी इससे उत्पन्न होता है और पूरा लावा बाहर आएगा। अब बताओ विस्फोट होगा या नहीं होगा? बोलो। जैसे एक हवा भरा हुआ टायर या कोई गुब्बारा है और उसके अपन गोछा करते तो वो बोलता है धमाका होता है ना, फट, और उसी गुब्बारे को ऐसे लंबा उसके चीरा लगा दे, दोनों में विस्फोट समान या असमान? गोछा करने से ज्यादा या कम धमाका होगा? वो एक केंद्र नलिका के रूप में हुआ, उसको हम कौन सा उद्गार बोलते हैं? केंद्रीय। समझ गए? और एक होता दरारी उद्गार, उसी गुब्बारे को आपने लंबी झीरी बना दी, उसके ब्लेड से लंबा चीरा लगा दिया, क्या धमाका होगा? होगा या नहीं होगा? धमाका। सेम दरारी उद्गार में ऐसे धरातल पे लंबी दरार पड़ जाती, और दरार पड़ेगी तो वो जो इसमें हवा या पानी है वो फैल जाएगा, दूर तक फैलेगा, पतला होता है ये लावा। ये तो यहां पर केंद्रीय उद्गार, ये कौन सा उद्गार हो गया? केंद्रीय। और इसको हम कौन सा उद्गार बोलेंगे? ये लंबी दूरी तक फैलेगा और इससे किसी पर्वत का निर्माण हो सकता है। क्या इससे पर्वत का निर्माण हो सकता है? ये दूर तक फैले। इसलिए यहां पर आपको मैंने बताया कि क्रिटेशियस जो पीरियड आता है, इसमें दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी लावा से इसका निर्माण। अब केंद्रीय उद्गार से जो लावा बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय लावा। कौन सा लावा होता है? अम्लीय। और दरारी उद्गार जो फिशर इरूपेशन आता है, इससे जो लावा बाहर आएगा यानी वो कौन सा होगा? क्षारीय। क्षारीय लावा। अब जो अम्लीय लावा होता है ये गाढ़ा होता है। गाढ़ा का मतलब जाडा। कैसा होगा? और क्षारीय लावा होता है, ये किस प्रकार का होता है? पतला। फैलता कौन सा है? अम्लीय या क्षारीय? विस्फोट गाढ़े से होगा या पतले से होगा? बोलो। गाढ़े से ही होगा, पतले से तो नहीं, हो तो फैल जाएगा, है ना। तो ये अम्लीय लावा गाढ़। अब इसका जो रंग होता है पीला होता है, पीला भूरा रंग होगा। इसका जो रंग है यानी वो काला होता है। कैसा होगा? का ये रंग की बात है, ये रंग इससे। और इसका रंग कैसा होगा? काला। अब बताओ मुझे कि जब इसका रंग काला होगा, इसका अपर्दन और अपक्षय होगा, तो बताइए मिट्टी कैसी बनेगी? और उससे कैसी मिट्टी बनेगी? लाल पीली भूरी मिट्टी बनेगी। हमारे ये इसका जो उदाहरण आता है ग्रेनाइट है। इसका उदाहरण अपन लिख सकते हैं बेसाल्ट। बताओ हमारे राजस्थान में ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों पाए जाते हैं या एक ही पाया आता है? ज्यादा क्या पाया जाता है? इसीलिए ज्यादा मिट्टी अपने, ये मिट्टी बनी हुई है ना अपने वाली, ये किससे निर्मित है? कौन से? अम्लीय लावा से बनी है या क्षारीय लावा से? अम्लीय लावा। और काली मिट्टी कौन से लावा से बनती है? क्षारीय जो लावा आता है यानी इससे। तो सेम यहां पर अपन देख रहे हैं, जो स्थिति अपने हुई है वो इसी तरीके की स्थिति अपन कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा पर्वतीय भाग, कौन सा जो पठारी भाग आता है, ये सारा का सारा आप देखेंगे तो यही प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग अपन देख रहे हैं, यही उसी से इसका क्या हुआ है? यही निर्माण हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। कौन सा भाग है? तो आपको ये ध्यान रखना, उत्तरी भाग या कौन सा भाग है? उत्तर। अब इसमें दो क्वेश्चन इस तरीके के, ये कलर मैंने जान करके मिटाया नहीं, तुम कलर बढ़ने बैठ गए तो हमारी तो लंका उड़ जाएगी एक ही मिनट में।
बिना कलर वाला बनाएंगे हम, है ना। तो पहले एक लाइन लिखिएगा आप, लिखो दक्षिणी पूर्वी पठार में लिखो, यह प्रायद्वीपीय पठार है, यह प्रायद्वीपीय पठार है, का उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस पीरियड में में दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट लावा से, हुई है। कि कौन से लावा से हुई है? बेसाल्ट। अतः इसे लावा पठार भी कहते हैं। अतः इसे लावा पठार भी कहते हैं। कि कौन सा पठार कह दिया आता है? लावा। अब जैसे यहां पर ये विंध्याचल सतपुड़ा का भाग है, इसको मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं, और ये दक्कन का पठार कहलाता है। अब और इसको हम मेघालय या शिलोंग का पठार कह देते हैं। मेघालय या कौन सा पठार कह देते हैं? उत्तरी पूर्वी पठार यानी शिलोंग का पठार। अब मान लीजिए अपने क्वेश्चन आ गया कि हाड़ौती का पठार जो यहां पर यह इसी का हिस्सा है, इसी को हम हाड़ौती प्लेट्यू है गए, इसके नाम से इसको जानते हैं। जो एक हिस्सा है इसका, अपने हाड़ौती का पठार, अपने ऑप्शन में यह आ गया हाड़ौती का पठार किसका भाग है। ऑप्शन में अपने दिया मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार। बताओ किसका भाग? आपके ऑप्शन में यह दे दिया आता है कि दक्षिणी पूर्वी पठार, मतलब कौन से पठार का भाग है? हाड़ौती का पठार किसका भाग है? ऑप्शन में आपके एक तो दिया है मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार, तीसरा मेघालय या शिलोंग का पठार, और चौथा दे रखा छोटा नागपुर का पठार। बोलो किसका भाग है? दक्कन का पठार। किसका? अरे जोर से। दक्कन का पठार या मध्यवर्ती उच्च भूमि या छोटा नागपुर का पठार या शिलोंग का पठार? मध्यवर्ती उच्च। ये दिख नहीं रहा क्या मध्यवर्ती उच्च भूमि? ये यहां से क्या यहां जाएगा? तो किसका भाग है? मध्यवर्ती उच्च भूमि। लेकिन मध्यवर्ती उच्च भूमि ऑप्शन में नहीं है, अपने लिख रखा दक्कन का पठार, शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और कर्नाटक का पठार। तो बताइए कौन सा है?
दक्कन। फिर अपने चलो अगला ये लिख रखा है कि दक्कन का पठार, मालवा का पठार और शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अब किसका है? कौन सा आएगा? मालवा का पठार। ये मालवा का पठार भी यहीं पर आता है। ये इसका जो भाग आप यहां वाला देखेंगे ये मालवा का पठार है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना पड़ेगा। ये कई दक्कन का पठार बोल रहे थे तो पहले लिखा हुआ आता था दक्कन कि ये कौन से पठार का भाग है, दक्कन का पठार। उससे रटे हुए से काम नहीं चल सकता। ऑप्शन पे निर्भर करेगा। 3 तरह के क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन कितने टाइप के बोल दिए मैंने? तीनों में क्या दक्कन का पठार ही आंसर है? तीनों में अलग अलग आंसर हुआ। यही चीज समझनी होगी। ये नहीं कि पुराने ओल्ड पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था हाड़ौती का पठार किसका है, और उसमें था दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार और मैसूर का पठार। तो आंसर कौन सा था? दक्कन। अब क्या हुआ कि मूर्खानंदन ने दक्कन का पठार रट लिया। अगली बार क्वेश्चन सेम वही था लेकिन ऑप्शन अलग थे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन दक्कन का पठार भी था। एक ऑप्शन कौन सा था? दक्कन। और उसने उछल करके, यानी ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन लिखा था मालवा का पठार, दक्कन का पठार और इसके साथ शिलोंग का पठार। उछल करके आंसर उसने क्या लिखा? क्या उत्तर सही? उत्तर कौन सा सही हुआ? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार भी किसका भाग? जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, हाड़ौती का पठार, मालवा का पठार, ये सब बीच के अंदर आ गया। इसको कौन सी भूमि कह देते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि। कौन सी भूमि कहते हैं? तो वो उस पर निर्भर करेगा, आपके क्या संयोग में लिखा हुआ है उस पर आएगा। इसलिए ये समझना ही इसका सबसे बड़ा कारण है। ये तो आपने क्या लिखा? लावा पठार, बेसाठ लावा से इसका निर्माण हुआ, ये लिख लिया तुमने? ये बना लिया होगा। इसका तो अरावली भी किसका भाग है? इस पूरे भाग को प्रायद्वीपीय पठार कर देते हैं। पूरा जो क्षेत्र आता है वो क्या कहलाता है? बना लिया तुमने? नहीं? या बना लिया? तो फटाफट बनाइए। लिख लिया?
तो बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ है। अब जैसे यहां पर अपन ने लिखा कि ज्वालामुखी उद्गार कितने प्रकार का हो गया? 2। एक तो कौन सा उद्गार होता है? दूसरा? तो बताओ अरावली का निर्माण किससे हुआ है? केंद्रीय। और दक्कन के पठार का निर्माण? दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार में कौन सा लावा होता है? कौन सा होगा? और दरारी उद्गार में पतला कौन सा होगा? गैसों की मात्रा किसमें ज्यादा होती है? कौन से में होती है? अब गैस भी ज्यादा होती है, गाढ़ा होता है, इसलिए विस्फोट भी बड़ा होता है। इसमें गैस से क्या होती है? कम। और कैसा होता है? पतला, इसलिए फैलता क्या है? ज्यादा। हाँ, तो ये दोनों की जो 2 तरीके के ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ये लिख लिया, ये बना लिया तुमने? तो ये लिख लीजिए। डन? रुको, अरे तो रुके हुए हम तो। अब तो हो गया। तो हमारे दरारी उद्गार इस तरीके से होगा, या इसमें लावा विस्तृत क्षेत्र में फैल जाएगा। अब जैसे हाड़ौती का जो पठारी भाग आता है, इसका क्षेत्रफल लगभग 7%, 6.84, जिसको लगभग अपन कितना लिख देते हैं? 7। क्षेत्रफल के बाद इतने क्षेत्र में जनसंख्या राज्य की लगभग कितने प्रतिशत हो जाएगी? 11। जनसंख्या के साथ में मिट्टी, बताओ मिट्टी कैसी होगी? क्यों होगी काली? अरे बेसाल्ट लावा से। कौन से लावा से? बेसाल्ट। हाँ, काली मृदा अपन कह सकते हैं, जिसको रेगड़ मृदा भी बोल देते हैं। आगे अपन जब मिट्टी पढ़ेंगे तब सारी चीजें आएगी। और वर्टिसोल है, या इसके नाम से भी इसको जानना आता है। मिट्टी के बाद वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर क्या होगी? वर्षा। और वर्षा के बाद जलवायु
राजस्थान के संदर्भ में यहां पर अति आर्द्र प्रकार की क्या होती है? जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। मेजर क्रॉप्स यानी फसलें कौन सी होती है? देखो जलोढ़ मिट्टी में तो सब तरह की होती है, लेकिन इसमें क्या है कि व्यापारिक फसलें होगी। अरे कपास इतना नहीं होता है डफा, काली मिट्टी देखते ही फिर अंधा हो गया है ना। व्यापारिक फसलें हैं जिसमें सोयाबीन, चावल, गन्ना, धनिया, लहसुन, लहसुन नहीं, हाँ लहसुन, यही जो फसलें सबसे ज्यादा, फलों में जैसे संतरे बहुत ज्यादा होते हैं, तो व्यापारिक फसलें हैं यही इस क्षेत्र में बोई जाती है। अब इस पूरे हाड़ौती जो प्लेट्यू आता है, इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे। एक नहीं, कितने भाग आएंगे? दो। तो क्षेत्रफल बताओ राज्य का लगभग, जनसंख्या राज्य की, मिट्टी कैसी है? बरसात 80 तक कितनी है? 100 सेंटीमीटर। जलवायु किस प्रकार की होगी? अति आर्द्र प्रकार, यानी सामान्य वर्गीकरण है, यानी इसके अनुसार अति आर्द्र प्रदेश। अब इस भौतिक प्रदेश को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? दो। दो कौन कौन से आते हैं, यही इनके बारे में अपन, ये लिख लिया तुमने? पहले ये लिखिए। तो तुम्हारी 2-3 दिन की छुट्टी थी है? मैं फ्री नहीं था। अरे गया नहीं, लेकिन बाकी क्लासें तो लग रही थी ने। लिख लिया ना? तो लिखो, इस भौतिक प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। इस भौतिक प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब दो एक तो आएगा, जैसे ये भाग जिसको विंध्यन कगार भूमि, और दूसरा कौन सा आता है? हाड़ौती का। तो दो भाग हम लिख रहे हैं कि दो कौन कौन से हैं। तो एक तो हम लिखेंगे दक्षिणी पूर्वीय पठार आता है ये। दो भाग, एक तो आप लिखेंगे दक्षिणी पूर्वी जो प्लेट्यू आता है, यही इसमें विंध्यन कगार, और दूसरा है हाड़ौती का पठार। विंध्यन कगार जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा हमारे राजस्थान में भी आता है। अब राजस्थान में जो मैं नाम लिख रहा हूं उनमें से एक ही नहीं है। एक तो बांडेर, जिसको बारनेर भी लिखा जा सकता है, बांडेर, रीवा, कैमूर और सेमरी। ये सबके सब जो भाग हैं यही कहां पर हैं? तो विंध्यन कगा की बांडेर, रीवा, कैमूर और कौन सा आता है? सेम।
ये सब कौन सी भूमि में है? विंध्यन कगार। कौन सी भूमि में आते हैं? विंध्यन कगार भूमि है इसमें। और चारों ही केवल नाम याद रखने, चारों ही अपने पास ही नहीं, चारों के चारों कहां पर है? मत अपने पास इसका कोई बच्चा खुचा भाग है, घिस के अपनी तरफ आ गया वो। लेकिन अगला हमारे पास आता है हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती के पठार को हम 5 भागों में विभाजित करेंगे। 5 कौन कौन से आते हैं? तो जिसमें एक आएगा अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां होगी? अर्धचंद्र, जिसमें बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियां अपन लिखेंगे। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बाद दूसरा जो भाग है यही अर्धचंद्रा नदी निर्मित मैदान। और नदी निर्मित मैदान के बाद शाहबाद की उच्च भूमि, और फिर है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ प्लेट्यू अपन कह सकते हैं। और एक आता है डगे गंगधार, की उच्च भूमि। हाँ, डग गंगधार की कौन सी भूमि आएगी? उच्च भूमि आती है, हाई अपलैंड आता है। ये हो गया। इस प्रकार से इस पूरे भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5। तो 5 उपभाग हो गए। पहले विंध्यन कगार भूमि और हाड़ौती यानी दक्षिणी पूर्वी पठार को 2 भागों में, विंध्यन कगार भूमि और कौन सी होगी? हाड़ौती। विंध्यन कगार, ये इसका जो हम आरेखन करें, अब तक जो पढ़ते हुए जो क्षेत्र अपन आए हैं यही उसका पूरे का उत्तर से दक्षिण की ओर भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग किस प्रकार। ये यहां पर अरावली का भाग है, ये थार के मरुस्थल का भाग। अब इसमें आप ये यहां से अपन यहां तक जाएंगे, यही कौन सी भूमि आएगी? विंध्यन। और ये है हाड़ौती का पठार। 2 भाग हैं, एक विंध्यन कगार भूमि होगी और एक कौन सा आता है? हाड़ौती प्लेट्यू आता है। ये 2 भाग अपने को ध्यान, ये भाग है। और एक हम ये लिख देते हैं, दूसरा जैसे ये भाग है, दोनों अलग अलग हैं। और यहीं से हम एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा भी बनाएंगे, GBF के नाम से, जिसको जानना आता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, यही इसके नाम से भी इसको जानना आता है। एक इसमें हाड़ौती का पठार, और दूसरा है ये विंध्यन कगार। इधर हमने लिखा है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला होगी? अरावली। बस अरावली से जो नदियां निकल रही थी उसने इसमें मिट्टी का जमाव कर दिया, तब ये जो क्षेत्र किसका बन गया? तो तब हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का जो निर्माण है यानी वो किस रूप में हो जाता है? मैदानी क्षेत्र में हो जाता है। जहां आज मैदान नहीं है वो पूरा जो क्षेत्र है विंध्यन कगार भूमि या हाड़ौती प्लेट्यू आता है इसमें।
ये अब विंध्यन कगार के 4 भाग आते हैं, तो ये लिख लिया था तुमने? ये नहीं लिखा? तो इसके विंध्यन और कौन सा हो गया? अब जैसे इसमें ही हमने लिखा था, ये जैसे पूरा क्षेत्र है, ये इसमें ये कौन सा मरुस्थल था? शुष्क मरुस्थल, शुष्क था। फिर इसके भी हमने अलग अलग जो भाग है ये बना दिए थे, जिसमें एक कौन सा प्रदेश था? घग्गर, दूसरा शेखावाटी था, तीसरा नागौर की उच्च, और चौथा कौन सा था? लूणी बेसिन। यह अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग था। और इसमें हमने लिखा था कि यह कौन सा बेसिन है? बनास। कि हाँ, बनास जो बेसिन है, इसके साथ में यहां से अपन ने लिखा था कौन सा बेसिन था? चंबल। चंबल का भी था। इधर हमने लिखा था, यानी ये कौन सा था? माही बेसिन। माही बेसिन या किसका मैदान कह देते हैं? 56 का मैदान। 56 मैदान है इसमें। तो ये बचा एक विंध्यन कगार भूमि हो गई, और एक कौन सा भाग हो गया? हाड़ौती का जो पठारी भाग आता है इसमें। पहले ये उतारिएगा, फिर एक रीट में आपके पूछा आया, जो 3rd ग्रेड में पूछा गया, क्वेश्चन भी पूछता हूं। सासू में दम नहीं है, कमजोरी है ना? डरती है ना तेरे से, या तो डरती है? सासू डरती है, तब भी आवाज आ गई, नहीं तो नहीं आती। लिख लिया? तो बताओ, हाड़ौती को कितने भागों में विभाजित किया गया? एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया, हाड़ौती को कितने उपप्रदेशों में विभाजित किया गया? तो कितने उपप्रदेशों में? 5 उपप्रदेश आते हैं इसमें। हटा दूं? विंध्यन बांडे, जैसे कई बार आता है कि निम्न में से कौन से भौतिक उपविभाग का भाग है? आ गया शाहबाद की उच्च भूमि किसका भाग है? अरावली दे दिया आता है, हाड़ौती का पठारी भाग आपको दे दिया आता है, थार का मरुस्थल दे दिया आता है। पूरी मैदान बोलो किसका है? गोडवार प्रदेश किसका भाग है? गोडवार किसका है? लूणी बेसिन, मतलब थार के मरुस्थल। अब जैसे आपके क्वेश्चन जो 3rd ग्रेड में पूछा गया था, वो इस तरीके का था। रीड 3rd ग्रेड जो आती है कि निम्न भौतिक उपविभागों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित कीजिए, जिसमें नंबर 1 था 56 बेसिन, दूसरा था शेखावाटी प्रदेश, तीसरा गोडवार बेसिन, और चौथा विंध्यन भूमि। ये 4 थे और पूछा गया था कि इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करना है।
ये क्वेश्चन आपके जो आया हुआ है रीट का जो एग्जाम आता है यही इसी में पूछा गया। इसका मतलब ऐसे दूसरे भौतिक प्रदेश देके भी तो पूछ सकता है। बताओ सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा आएगा? पहले कौन सा आएगा? शेखावाटी कर देते हैं। चलो और बोलिएगा। फिर गोडवार, जैसे यहां पर हमने आपके कहने से शेखा, फिर कौन सा करो? गोडवार, विंध्यन या गोडवार, एक बताए। चलो दो आदमी बता रहे हैं तो ये गोडवार कर देता हूं। दूसरा कह रहा था कि हम गोडवार को नहीं मानेंगे। कौन सा? गोडवार के साथ नहीं है। दूसरे नंबर पे गोडवार के साथ नहीं है, वो किसके साथ है? विंध्यन के साथ। चलो ठीक, चलो इस पे बताइएगा। गोडवार के बाद बताइए कौन सा है? विंध्यन आ गया। विंध्यन कहां है? ये। और फिर तो बचा हुआ छप्पन ही आएगा। तुम्हारा क्या है भाई ये बताइएगा। गोडवार, गोडवार लिखो और इसके बाद ये दो ही है। अब ए बताने वाले कितने लोग हैं? ए बताने वाले इतने लोग हैं। बी बताने वाले, बी बताने वाले ये और बाकी वो सी बताएंगे क्या? सी तो है ही नहीं। ए कहां है इसमें? दो ही बताने थे। बाकी अगली बार फिर मिलने आएंगे। आ जाना, कोई बात नहीं, हम तो चाहेंगे भाई आओ तो ठीक ही है। हाँ यही करते हैं, बाकी तो और क्या है। तो अब इसमें ये हमने देखा कि ये हमारा मानचित्र था। आपको हमने 4 प्रदेश दिए। ये कौन सा प्रदेश है? शेखा। ये यहां पर कौन सा हो गया? विंध्य। ये कौन सा बेसिन है? लूट। और ये कौन सा हो गया? माय। अभी अभी हमने इधर बना भी दिए थे। ये कौन सा प्रदेश? शेखावाटी के बाद, विंध्यन के बाद, लूणी के बाद। तो कौन सा आंसर हुआ? ए या बी? कौन सा हो गया? बी। बी आंसर होगा। ये इसका आंसर हो गया। ये बी अपर ने लिखा। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना। यानी पहला शेखावाटी प्रदेश, दूसरा विंध्यन आएगा, तीसरा गोडवार और चौथे में कौन सा जाएगा? छप्पने बेसिन। ये इसके उप विभाग थे जो पिछली बार क्वेश्चन है यानी इसमें पूछा गया था। ठीक है, आगे ले लो। अब ये बना लिया था तुमने? नहीं बनाया? तो बनाना चाहिए था।
हो गया। चलो अब सबसे पहले विंध्यन कगार भूमि के बारे में पढ़ेंगे। जब अपन ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिखी थी तो उसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका निर्माण अरावली के बाद, विंध्यन जो अरावली अपन लिख सकते हैं, कुड़पा अपन कह सकते हैं कि अरावली और कुड़पा के बाद में इसका निर्माण हुआ है। कौन सी चट्टानों से? तो इसका निर्माण हम ये कह सकते हैं अरावली, या ये कह सकते हो आप दिल्ली। दिल्ली सुपर ग्रुप लिखा था अपन ने, दिल्ली महासमूह है। और कुड़पा महासमूह, कुड़पा अपन ने नहीं लिखा था, ये जब भारत का भूगोल पढ़ते तब लिखा आता है। कुड़पा महासमूह है कि चट्टानों के बाद, हाँ सेलों के बाद अपन महासमूह की उत्पत्ति के बाद यानी किसका निर्माण होता है? विंध्यन। इसका निर्माण कौन से पत्थर से हुआ है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट, गिल्ट, यानी इससे इसका निर्माण हुआ है। यहां पर अलग अलग रंग का कौन सा पत्थर पाया जाता है? बलुआ। अलग अलग रंग का, एक रंग का नहीं है, अलग अलग रंग का इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर पाया जाता है। जो है इसका मूलतः मध्य अरावली के तो ये पूर्व में है और मध्य प्रदेश से सुविकसित हुई है। मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा भाग। तो पहला आप 2 लाइन लिखिएगा इसमें, विंध्यन कगार भूमि में लिखो। इसकी उत्पत्ति दिल्ली महासमूह है। दिल्ली महासमूह है और कुड़पा महासमूह की चट्टानों के बाद कुड़पा महासमूह है कि चट्टानों के बाद हुआ है। जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से उत्तर प्रदेश में आगरा तक विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में आगरा तक विस्तृत है। विंध्यन महासमूह में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर ही, कांग्लोमेरेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट, पारसेलोनाइट, पाया जाता है। पारसेलोनाइट पाया जाता है।
इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अलग अलग रंग का बलुआ पत्थर पाया जाता है। अब अलग अलग रंग का कौन कौन सा बलुआ पत्थर पाया जाता है, तो उसमें हम लिखते हैं जैसे धौलपुर में लाल बलुआ पत्थर है, प्रसिद्ध भी है धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर। फिर वहां से हम करौली में आते हैं तो गुलाबी बलुआ पत्थर, और इसके साथ ही भीलवाड़ा, इसमें स्लेटी बलुआ पत्थर है। चित्तौड़गढ़ से ही अलग हुआ था प्रतापगढ़, यहां पर हीरे की खाने हैं। जो केसरपुरा जगह आती है वहां पर, हाँ कि केसरपुरा है, इसमें ही ये सब कौन सी भूमि से संबंधित है? विंध्य, विंध्यन कगार भूमि। इनका आप नाम लिखिएगा चारों का कि कौन कौन सा क्षेत्र। डन। तो बताओ धौलपुर में कौन से रंग का बलुआ पत्थर? करौली में भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। अब ये हमारे अरावली से अलग हो किसके द्वारा रहा है? तो एक लाइन अपन ने लिखी है, क्या है? GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। GBF के नाम से अपन लिखेंगे, महान सीमा भ्रंश। जिसको शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं? GBF, महान सीमा भ्रंश फॉल्ट लाइन है। मतलब ये किसका? कि अरावली को विंध्यन समूह है कि चट्टानों से अलग करती है। अरावली का मतलब कौन सा हो गया? ग्रेनाइट। विंध्यन का मतलब कौन सा आता है? क्वार्टजाइट। हाँ कि ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट चट्टानों से अलग कर रही है वो, यही महान सीमा भ्रंश है, जो लगभग टोटल लंबाई तो यानी 800 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान अकेले में 300 किलोमीटर है, जिसका निर्माण है यानी वो कौन सी हलचल से हुआ है? विवर्तन। विवर्तनिक हलचल से जिसका निर्माण, जिसे बूंदी सवाई माधोपुर है, उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बूंदी तो इसी में फैली हुई है,
ये बूंदी शहर बसा हुआ है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, यही इसी में बसा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे ये अरावली, ये बीच में आगे चित्तौड़गढ़ से पश्चिम में अरावली है। ये यहां पर बुंदेलखंड का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, इनको अलग कर रही है, वो क्या कहलाती है, यानी जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, जो मूल रूप से आप ये कह सकते हैं ग्रेनाइट को क्वार्ट, यानी ग्रेनाइट को क्वार्टजाइट है, यानी उससे अलग करने का काम कर रही है, उसी को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, यही इसके नाम से जाना आता है। महान सीमा भ्रंश है, ये हम कह सकते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, इसके नाम से इसको जाना आता है। ये पूरा भाग आप देखें GBF, जिसको बूंदी सवाई माधोपुर में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर आती है, ये चित्तौड़गढ़ से शुरू होती है और कहां तक फैली हुई है, धौलपुर तक फैली। रणथंभौर का नाम सुना है, उस रणथंभौर में भी इस दरार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं GBF। तो GBF यही, इसकी उत्पत्ति कौन सी हलचल से होती है, व्यूवर, मतलब जैसे भूकंप आता है ऐसे पृथ्वी में कभी कभी हलचल होती है, जिसमें अलग अलग चट्टानें दो भागों में क्या हो जाती है, यानी डिवाइड ही हो जाती है। जैसे अपन मकान बनाते हैं, दो मकान पहले बनाए एक साल पहले, फिर अगले साल फिर उन्हीं से जोड़ करके दो मकान और बना दिए, दोनों को कलर वलर सब कुछ अच्छे से कर दिया अपन ने, लोगों को पता नहीं चले, यही लगे कि एक साथ ही बनाए और बिल्कुल सेम कर दिए उनको। थोड़े दिन बाद ही, महीने 2 महीने बाद देखोगे तो यहां पर दरार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी और इसकी आयु समान है नहीं। तो सेम यही स्थिति हुई, ये इस वजह, पहले अरावली बन गई थी, विंध्यन कगार भूमि बाद में बनी, दोनों आपस में जुड़ भी गए, लेकिन फिर हलचल हुई तो बीच में क्या पड़ गई, दरार, उसी को GBF के नाम से जाना आता है। तो अगली एक लिखो, महान सीमा भ्रंश, GBF। तो लिखो इसकी उत्पत्ति विवर्तनिक हलचल से हुई है। यह चित्तौड़गढ़ से धौलपुर तक विस्तृत है। जो अरावली को उस टाइम ग्रेनाइट लिख लेना, जो अरावली को विंध्यन समूह है, अरावली को विंध्यन समूह, कोष्ठ में क्वार्टजाइट लिख लेना, विंध्यन समूह है कि चट्टानों से अलग करती है। विंध्यन समूह की चट्टानों से अलग करती है। इसे बूंदी सवाई माधोपुर में स्पष्ट देखा जा सकता है। बूंदी सवाई माधोपुर में स्पष्ट देखा जा सकता है। कि स्पष्ट कहां पर देख सकते हैं, और इस GBF को भी ध्यान रखना किसमें शामिल किया गया है, जियो हेरिट। राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। तो लिखो राजस्थान में इसकी लंबाई
300 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 300। इसे भू विरासत स्थल, जियो हेरिटेज, भू विरासत स्थल में शामिल किया गया। भू विरासत स्थल, जियो हेरिटेज, भू विरासत स्थल में शामिल किया गया। अब हम कुछ बच्चों के नाम लेंगे जिनको सम्मानित किया जाएगा।